सो है वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं यूपी पुलिस का मैराथन लेकर आई हूँ गाइस, जिसमें सिर्फ आपको यूपी का जीके जीएस मिलेगा, यानी कि जितना भी क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश से बनेगा वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, ताकि आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। ट्रस्ट में गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और जो लोग भी मतलब कि सिर्फ यूपी पुलिस का नहीं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी एग्जाम देंगे वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। एंड सेकंड चीज है कि जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन हो आप इसको नोट जरूर करिएगा। नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो नोट जरूर बनाइएगा। एंड सेकंड चीज आपको ये भी बोलूंगी कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ऐसे ही मैराथन का सेशन अगर और चाहिए, सिर्फ यूपी पुलिस का नहीं, आपको किसी भी चीज का चाहिए मैराथन, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊंगी। और ध्यान रखिएगा गाइस, सबसे जरूरी चीज ये है कि ये आप इस साल एग्जाम दे रहे हो या अगले साल एग्जाम दे रहे हो या इससे भी नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम दे रहे हो, ये सभी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये आप किसी भी ईयर का एग्जाम देंगे, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए इसे बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक के रूप में किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन है उस्ताद सुल्तान खान को, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन को, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर को, या ऑप्शन डी उस्ताद बिस्मिल खान को। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रसिद्ध सितार वादक के रूप में जो है वो किसे जाना जाता है। ठीक है, तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर को जो है वो सितार वादक के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं गाइस उस्ताद सुल्तान खान को, तो इसे जो है सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि सारंगी वादक के रूप में किसे जाना जाता है, तो उस्ताद सुल्तान खान को जो है वो सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जाकिर हुसैन के बारे में बात करें गए, तो जाकिर हुसैन को तबला वादक के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो वो जाकिर हुसैन को जाना जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको नोट करते चलिएगा। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल के बारे में बात करें, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि शहनाई वादक के रूप में किसे जाना जाता है, तो शहनाई वादक के रूप में उस्ताद बिस्मिल खान को जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे चार चीजें चारों आपको याद रखना है। जरूरी नहीं आपसे सितार वादक ही पूछे, आपसे तबला वादक भी पूछ सकता है, शहनाई वादक भी पूछ सकता है और सारंगी वादक भी पूछ सकता है। यहाँ फिर आपको मैच द फॉलोइंग भी दे सकता है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्तंभ लेख से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को लाया गया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्तंभ लेख से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को लाया गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मथुरा स्तंभ लेख से, ऑप्शन बी सारनाथ स्तंभ लेख से, ऑप्शन सी कौशाम्बी स्तंभ लेख से, या ऑप्शन डी प्रयाग स्तंभ लेख। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को जो लिया गया था वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया था। और अगर पूछे कि इसे अपनाया कब गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को जो है इसे अपनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसे पूछा भी जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया कब गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। और कहाँ से लिया गया था, तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्तंभ लेख से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे। ठीक है, तो सबसे अधिक समय आपसे पूछ रहा है कि अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कभी पूछ सकता है कि अधिक समय तक कौन थे, या न्यूनतम समय के लिए कौन थे, यानी कि अल्पावधि के लिए कौन थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो मैं दोनों बताऊंगी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्री नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी त्रिभुवन नारायण सिंह, या ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गोविंद वल्लभ पंत जो है वो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पे थे। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे अधिक समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर थे, तो गोविंद वल्लभ पंत। और अगर आपसे पूछे कि सबसे कम अवधि के लिए कौन थे, तो त्रिभुवन नारायण सिंह जो थे वो सबसे कम अवधि के लिए जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गुप्त काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा कला का जो प्रमुख केंद्र था वो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर व्यवसाय था और किस काल में, तो गुप्त काल में। तो आपके ऑप्शन है कौशाम्बी, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी मथुरा, या ऑप्शन डी सभी।
चलो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, यानी कि शिक्षा व कला में प्रमुख केंद्र थे, कौशाम्बी भी था, प्रयाग और मथुरा, ये तीनों थे प्रसिद्ध। और कौन किस काल में आपसे पूछ रहा है, तो गुप्त काल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं बताऊंगी कि कौशाम्बी, प्रयाग और मथुरा कौन कौन से इसमें प्रमुख केंद्र था। तो अगर कौशाम्बी की बात करें, तो कौशाम्बी की बात करें हम, व्यापार और शिक्षा का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो कौशाम्बी था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि व्यापार और शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन था, तो कौशाम्बी था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ व्यापार और शिक्षा, इस दोनों का प्रमुख केंद्र था कौशाम्बी, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि व्यापार और शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था, इस टाइप से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें प्रयाग का, तो ये था आपके धार्मिक और धार्मिक धार्मिक का प्रमुख केंद्र जो था वो आपका था प्रयाग। तो धार्मिक और शैक्षिक, ये आपको ध्यान रखना है कि धार्मिक और शैक्षिक में प्रमुख केंद्र कौन था, तो प्रयाग था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मथुरा की बात करें, तो मथुरा जो है वो वास्तुकला में जो है वो प्रमुख केंद्र था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर मथुरा की बात है तो ये आपको ध्यान रखना है कि वास्तुकला में जो प्रमुख केंद्र था वो किसका था, तो मथुरा का था, ये आपको ध्यान रखना है। इस हिसाब से जो है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कौशाम्बी का आपके व्यापार और शिक्षा में प्रमुख केंद्र था, महत्वपूर्ण। प्रयाग जो था वो आपके धार्मिक और शैक्षिक था, महत्वपूर्ण केंद्र। और मथुरा जो है वो वास्तुकला, इसके लिए जो है वो प्रमुख केंद्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेरठ से, ऑप्शन बी कानपुर से, ऑप्शन सी इलाहाबाद से, या ऑप्शन डी लखनऊ से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में जो 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ सर्वप्रथम वो मेरठ से हुआ था, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बौद्ध धर्म की वज्रयायन शाखा का उदय उत्तर प्रदेश के कहां पर हुआ था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी बुंदेलखंड में, ऑप्शन सी मथुरा में, या ऑप्शन डी इलाहाबाद में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बौद्ध धर्म की वज्रयायन शाखा का उदय जो हुआ था वो सारनाथ में हुआ था, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्यों में कौन सा स्थान है। यानी कि जो चावल उत्पादक जो राज्य में उत्तर प्रदेश में, वो भारत में कौन से स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चावल उत्पादन में। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी चतुर्थ, या ऑप्शन डी पंचम। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के चावल उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश आता है वो द्वितीय स्थान पर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये यहाँ से जो है चावल उत्पादन कितना होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 150 लाख टन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ चावल उत्पादन कितना होता है, तो 150 लाख टन जो चावल उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कितने हेक्टेयर भूमि पे होता है, तो 30 लाख हेक्टेयर भूमि पे जो है ये उत्पादन होता है चावल का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कितना आपसे पूछे तो 30 लाख हेक्टेयर भूमि पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कितने भूमि पर, तो 30 लाख हेक्टेयर भूमि पर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस मौसम में सरसों की उपज होती है। तो सरसों की उपज जो है वो उत्तर प्रदेश के किस मौसम में की जाती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जायद में, ऑप्शन बी खरीफ में, ऑप्शन सी रबी में, या ऑप्शन डी ये सभी में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रबी में जो है वो सरसों की उपज की जाती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और यहाँ से आपको 2 पॉइंट ये याद रखना है कि इसकी बुआई जो है वो कब की जाती है और इसकी कटाई कब की जाती है। तो अगर बुआई की बात करेगा तो आपको याद रखना है कि अगर जब भी बुआई की बात करेंगे कि इसकी बुआई जो है वो कब की जाती है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है इसकी बुआई जो की जाती है वो दिसंबर के महीने में की जाती है इसकी बुआई। और अगर कटाई की बात करें कि इसकी कटाई जो है वो कब की जाती है, तो ये भी आपसे पूछेगा। तो मार्च और अप्रैल में जो है इसकी कटाई की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मार्च और अप्रैल में जो है इसकी कटाई की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है सरसों की। ठीक है, और ये किस में होती है, तो रबी के मौसम में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 24 जनवरी को, ऑप्शन बी 1 नवंबर को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल को, या ऑप्शन डी 1 दिसंबर को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि अरोरा शिलालेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अरोरा शिलालेख जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है अयोध्या में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी मिर्जापुर में, या ऑप्शन डी गोरखपुर में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अरोरा शिलालेख जो है वो मिर्जापुर में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर जिले में वहां पाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि ये किस बांध के समीप है, तो ये आपको याद रखना है कि अरौरा बांध के समीप जो है ये हमारा स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अरौरा बांध के समीप जो है ये स्थित है। यहाँ पे अरौरा बांध लिख देती हूँ, अरौरा बांध के समीप जो है ये हमारा स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित बरनामा का किला किस काल में बनवाया गया था। ठीक है, तो बरनामा का किला जो है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि किस काल में बनवाया गया था। तो आपके ऑप्शन है महाभारत के काल में, ऑप्शन बी मौर्य काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में, या ऑप्शन डी मुगल काल में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। महाभारत के काल में जो है वो बरनामा का किला बनवाया गया था, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये कौन से जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के, तो ये भी आपको याद रखना है कि बागपत जिले में। ठीक है, बागपत जिले में जो है वो स्थित है हमारा बरनामा का किला। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि किस नदी के संगम पर बनाया गया, तो हिंडन और कृष्णा नदी के संगम पर जो है वो बरनामा का किला बनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो किस पे बनाया गया था, हिंडन और कृष्णा नदी, हिंडन और कृष्णा नदी के संगम पर जो है ये बनाया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हिंडन और कृष्णा नदी। ठीक है, ये दो तीन पॉइंट जो है इसको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी इमारत है जो उत्तर प्रदेश में तो है लेकिन उत्तर प्रदेश का जो जिला फतेहपुर सीकरी है उसमें स्थित नहीं है। तो आपके ऑप्शन है पंचमहल, ऑप्शन बी मरियम का महल, ऑप्शन सी बीरबल का महल, या ऑप्शन डी जहांगीर का महल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उसके बताने से पहले मैं एक चीज बता देती हूँ कि ये जो पंचमहल है ये भी आपका जो है फतेहपुर सीकरी में है। तो यहाँ पे अगर बात करें फतेहपुर सीकरी में, तो ये भी आपका पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में है। उसके बाद अगर बात करें बीरबल का महल, ये भी आपका जो है फतेहपुर सीकरी में है। और अगर बात करें मरियम का महल, ये भी आपका फतेहपुर सीकरी में है। लेकिन ये जो जहांगीर का महल है ये तो आपका उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये आगरा के किला में, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ स्थित है, तो जहांगीर का महल जो है वो आगरा के किला में, जिसको बनवाया था अकबर के द्वारा जो बनाया गया था, ये आगरा के किला में से बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जहांगीर के रिलेटेड कुछ दो तीन फैक्ट जो है उसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जहांगीर से रिलेटेड जो है पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है कि ये कितना फुट लंबा है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये 249 फुट जो है ये लंबा है। ठीक है, तो 249 फुट जो है ये लंबा आपको है, ये याद रखना है। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि ये 260 फुट जो है वो चौड़ा है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि 260 फुट जो है वो कितना है, तो 260 फुट जो है वो चौड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें ये किस निर्माण जो किया गया था, इसको लाल और पीले बलुआ पत्थर से जो है ये निर्माण किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो प्रवेश द्वार है वो नोकदार यानी मेहराब का दरवाजा है। और इसके मध्य में जो है वो 17 फुट का आयताकार आंगन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो आपके ऑप्शन है 1952 में, ऑप्शन बी 1852 में, ऑप्शन सी 1906 में, या ऑप्शन डी 1948 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1952 में जो है वो भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना की गई थी। तो 1952 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा वन्य जीव विहार ललितपुर में स्थित है। ठीक है, तो ललितपुर में स्थित कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है रानीपुर वन्य जीव विहार, ऑप्शन बी महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, या ऑप्शन सी चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, या ऑप्शन डी हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो है वो ललितपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी जो महावीर स्वामी से रिलेटेड होगा।
यहाँ पे आपको 2-3 पॉइंट इसका नोट करना है। सबसे पहले बात करेंगे जो इसकी स्थापना हुई थी तो कब हुई थी, 1977 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो स्थापना अगर पूछे तो आपको याद रखना है कि स्थापना इसका कब हुआ था, तो 1977 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये नोट आपको करना है। उसके बाद बात करते हैं 5.4 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है, और यह उत्तर प्रदेश का जो है वो सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे छोटा वन्य जीव विहार जो उत्तर प्रदेश का कौन है, तो ये आपका महावीर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसका सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना है, यहाँ विभिन्न प्रकार के जो है पक्षी और जानवर पाए जाते हैं, जिसमें अगर बात करें तो तेंदुआ, तेंदुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि महावीर स्वामी में कौन कौन सा पाया जाता है, तो तेंदुआ पाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो नीलगाय, नीलगाय भी इसी में पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि नीलगाय अगर किसमें पाया जाता है तो महावीर स्वामी में, और यह सबसे छोटा है उत्तर प्रदेश का, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके साथ साथ बंदर भी पाया जाता है, लंगूर पाया जाता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पांचाल महाजनपद को उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में स्थापित किया गया। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि पांचाल महाजनपद को उत्तर प्रदेश के किस जो क्षेत्र में स्थापित किया गया था, तो आपके ऑप्शन ए बदायूं, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी फर्रुखाबाद, या ऑप्शन डी उपयुक्त। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, तो चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपके ऑप्शन ए बेलन घाटी से, ऑप्शन बी जमुना घाटी से, ऑप्शन सी गंगा घाटी से, या ऑप्शन डी हिमालय की घाटी से। तो गाइस आपको याद रखना है कि चावल की खेती के जो प्रथम साक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो है वो चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले वो कहाँ से मिले, तो बेलन घाटी से, ये आपको याद रखना है। और ये है उत्तर प्रदेश के किधर पड़ता है, तो ये भी याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जो है ये पड़ता है, ये आपका बेलन घाटी, और यहाँ से जो है चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर पूछे किस हिस्से में है, तो पूर्वी हिस्से में बेलन घाटी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से खेल का सामान कहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, तो खेल का सामान जो बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है, तो आपके ऑप्शन है इलाहाबाद, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, या ऑप्शन डी मेरठ। सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मेरठ में जो है वो खेल का सामान बनाया जाता है, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे पूछे कि क्या क्या बनाया जाता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि क्रिकेट बैट। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि क्रिकेट बैट जो है वो मेरठ में बनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है खेल का सामान बनाया जाता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्रिकेट बैट जो है ये आपके मेरठ में बनाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो फुटबॉल, फुटबॉल भी जो है ये भी मेरठ में बनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फुटबॉल कहाँ बनाया जाता है, तो फुटबॉल भी मेरठ में बनाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें फुटबॉल के साथ साथ बेसबॉल, बेसबॉल भी यही बनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बेसबॉल कहाँ बनाया जाता है, तो बेसबॉल जो है ये आपके इसमें बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेसबॉल कहाँ बनाया जाता है, तो ये भी मेरठ में बनाया जाता है। उसके बाद एक और याद रखिएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉकी स्टिक। ठीक है, हॉकी स्टिक भी जो है वो मेरठ में बनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हॉकी स्टिक कहाँ बनाया जाता है, तो हॉकी स्टिक जो है वो मेरठ में बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस नगर में कुंभ का मेला लगता है, तो आपके ऑप्शन है इलाहाबाद, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी वाराणसी, या ऑप्शन डी ये सभी। तो आपको ये बता दें कि कुंभ का मेला जो है वो 12 साल में 4 जगह पे लगता है, ये आपको ध्यान रखना है कि 12 साल में जो है ये 4 स्थानों पे कुंभ का मेला लगता है, और कहाँ कहाँ लगता है ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर बात करें कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो 12 साल में 4, सबसे पहला जो है ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इलाहाबाद। ठीक है, यानी कि पहला जो है वो इलाहाबाद में लगता है। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ। दूसरा आपको जो डेटा याद रखना है वो उज्जैन, उज्जैन में भी जो है ये लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है उज्जैन के बाद आपको याद रखना है हरिद्वार, हरिद्वार तीसरा नंबर पे जो आता है वो हरिद्वार आता है, तो हरिद्वार भी आपको याद रखना है। 4 जगहों में 3 जगह आपको पता चल गया, पहला है आपका इलाहाबाद में, दूसरा आपका उज्जैन में, तीसरा हरिद्वार में, और चौथा जो है वो नासिक में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुंभ का मेला जो है वो 12 सालों में टोटल 4 स्थानों पे लगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि कुंभ का मेला 12 साल में कितने
जगहों पे लगता है। तो 4 स्थानों में, पहला इलाहाबाद, दूसरा उज्जैन, तीसरा हरिद्वार और चौथा नासिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी मिर्जापुर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ताला उद्योग के लिए जो बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश का नगर प्रसिद्ध है वो अलीगढ़ प्रसिद्ध है। तो ये भी याद रखिएगा कि अलीगढ़ जो है वो ताला उद्योग के लिए, उत्तर प्रदेश नगर के ताला उद्योग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का नगर अलीगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वो कौन सी है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निचली गंगा नहर, ऑप्शन बी आगरा नहर, ऑप्शन सी ऊपरी गंगा नहर या ऑप्शन डी शारदा नहर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो शारदा नहर है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि घाटों का नगर के नाम से उत्तर प्रदेश का किस शहर को जाना जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लखनऊ को, ऑप्शन बी इलाहाबाद को, ऑप्शन सी कानपुर को या ऑप्शन डी वाराणसी को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। घाटों के नगर के नाम से जो उत्तर प्रदेश के जिस शहर को जाना जाता है वो वाराणसी को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा घाटों का नगर, यहाँ बहुत सारे घाट है, इस वजह से इसे घाटों का नगर कहा गया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसको किसको कहा जाता है, वाराणसी को। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि घाटों का नगर जो है वो किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ठीक है, आपसे पूछा है कि कांच की चूड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी फिरोजाबाद या ऑप्शन डी बरेली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कांच की चूड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का शहर वो है फिरोजाबाद। ठीक है, तो फिरोजाबाद जो है वो कांच की चूड़ियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ लगभग 200 वर्षों से अधिक से भी यहाँ जो है वो कांच की चूड़ियों का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है कि कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यहाँ 200 से अधिक वर्षों से भी अधिक वर्षों से जो है यहाँ पे कांच की चूड़ियां बनाई जाती है। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर पूछे कि कांच की चूड़ियों के उद्योग का जनक किसे माना जाता है, हाजी रुस्तम उस्ताद को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कांच की चूड़ियों के जनक किसे माना जाता है, तो हाजी रुस्तम उस्ताद। ठीक है, तो यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रुस्तम उस्ताद, हाजी रुस्तम उस्ताद को जो है वो कांच की चूड़ियों का जनक माना जाता है, कांच की चूड़ियों के उद्योग का जनक माना जाता है। ठीक है, तो आपको 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 200 से अधिक वर्षों से जो है वो कांच की चूड़ियों का उत्पादन कर रहा है फिरोजाबाद, ये आपको याद रखना है। और इसके कांच की चूड़ियों के उद्योग का जनक किसे माना जाता है, तो हाजी रुस्तम उस्ताद को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी वर्तमान में जो अभी है ये आज का ही डेटा है, हमने इसको पूरा सर्च करके देखा है। तो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो वन पाया जाता है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 19,137 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 16,385 वर्ग किलोमीटर में, या ऑप्शन सी 18,435 वर्ग किलोमीटर में, या ऑप्शन डी 22,121 वर्ग किलोमीटर में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लगभग कितने वर्ग किलो में वन जो है वो 22,121 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है वो वन पाया जाता है उत्तर प्रदेश के। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो डेटा भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसतन कितने प्रतिशत की वर्षा होती है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्षा ऋतु में जो है वो औसत कितने प्रतिशत की वर्षा जो होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 90 से 95%, ऑप्शन बी 65 से 70%, या ऑप्शन डी 75 से 80%, या ऑप्शन डी 70 से 75%। सो इसको इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 से 80% जो है वो वर्षा ऋतु में औसतन वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपको ये एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जून के मध्य से अक्टूबर तक जो है ये औसत वर्षा इतनी 75 से 80% जो होती है। और इस अवधि में जो है सबसे अधिक वर्षा जो है वो जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। तो अगर अधिक वर्षा की बात करें तो ये कब होती है? तो अधिक वर्षा आपको याद रखना है कि जुलाई और अगस्त के महीने में जो है अधिक वर्षा होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये डेट आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो ज्यादा जो वर्षा होती है, अधिक वर्षा, वो किस महीने में होती है? तो ये दो जो है आपको याद रखना है। पहला आपको याद रखना है कि जुलाई, और दूसरा आपको याद रखना है अगस्त। जुलाई और अगस्त के महीने में जो है वो वर्षा ज्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है, वो कहाँ से होता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में जो है आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्र से उत्पादन शुल्क के भाग से, या ऑप्शन बी व्यापार कर से, या ऑप्शन सी पंजीकरण शुल्क से, या ऑप्शन डी जमीन की मालगुजारी से यानी कि लैंड रेवेन्यू से, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो है वो सबसे बड़ा आय का स्रोत जो है वो व्यापार कर से है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्यापार कर से जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजस्व का स्रोत है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है व्यापार कर के बाद आता है राज्य उत्पादन शुल्क, उसके बाद आता है आपका स्टाम्प, और उसके बाद आता है पंजीकरण शुल्क। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें जो है वो कितनी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 70 लोकसभा सीट, ऑप्शन बी 60 लोकसभा सीट, या ऑप्शन सी 80 लोकसभा सीट, या ऑप्शन डी 90 लोकसभा सीट। तो गाइस आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो है वो लोकसभा सीटें जो है वो 80 लोकसभा सीट है। ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 80 लोकसभा सीट जो है वो किस पर आधारित है? तो ये भी आपको याद रखना है कि 80 लोकसभा सीट जो है ये हमारा जनसंख्या पे आधारित है, ठीक है। तो ये जो 80 लोकसभा सीट है वो किस पे आधारित है? तो जनसंख्या पे आधारित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी आपसे पूछेगा कि 80 लोकसभा सीटें जो है वो किस पर आधारित है, जनसंख्या पे, क्षेत्रफल पे, किस पे? तो याद रखिएगा जनसंख्या पे आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तो किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है वो देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आलू के, ऑप्शन बी मक्का के, ऑप्शन सी जौ के, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी कि यहाँ पे जो नीचे दिया गया उसमें से आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक किस फसल में है। तो यार इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आलू के उत्पादन में जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में दिया हुआ, ठीक है। यानी कि मक्के और जौ के कंपैरिजन में जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश का वो आलू का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो गन्ना का, ये आपको याद रखना है कि गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। उसके बाद अब बात कर ले गेहूं का, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में होता है। ये आपको याद रखना है। उसका चावल, चावल के बाद आलू, आलू का भी उत्पादन सबसे ज्यादा है। तो चावल, ये सब का उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो इलाहाबाद जनपद के साथ कौन सी सीमा नहीं बनाता? ऑप्शन ए है हमारा संत रविदास नगर, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी सोनभद्र जिला, या ऑप्शन डी जौनपुर। तो यानी कि इलाहाबाद जनपद के साथ जो सीमा नहीं बनाती है वो कौन कौन सी नहीं बनाती? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको मैं बता देती हूँ कि इलाहाबाद जनपद के साथ जो है वो सीमा कौन कौन सा बनाता है। तो आपको याद रखना है कि पूर्व संत में जो रविदास नगर है ये बनाता है। उसके बाद आपका मिर्जापुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, ये सब जो है ये आपका सीमा बनाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवनी की किसी घटना से नहीं रहा, यानी कि जीवन की किसी घटना से जो संबंध नहीं है वो भगवान बुद्ध का, वो किसका है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन बी बोध गया, या ऑप्शन डी कुशीनगर।
सो गाइस सांची से जो है वो भगवान बुद्ध के जीवनी की किसी भी घटना का संबंध नहीं है, क्योंकि सांची के स्तूप का निर्माण जो वो अशोक करवाया था, ये आपको पता होगा। तो सारनाथ जो है वो भी संबंधित है, बोध गया है ये भी संबंधित है, कुशीनगर जो है ये भी संबंधित है, लेकिन जो सांची का स्तूप है ये संबंधित नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है कि भारत के उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तिलहन, ऑप्शन बी मसाले, ऑप्शन सी दलहन या ऑप्शन डी खाद्यान्न। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो खाद्यान्न का है, क्योंकि 1960 के दशक से ही वो गेहूं और चावल के अच्छे बीजों का प्रयोग करके जो है ये बहुत ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। गेहूं और चावल के उत्पादन से ये खाद्यान्न उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर गेहूं और चावल, और कब से, ये 1960 के दशक से ही, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो शुरू की गई थी वो किस वर्ष शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1994 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 2002 में या ऑप्शन डी 1999 में। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1994 में जो है वो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई थी वो 1994 में की गई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वन्य एवं वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में रखा गया था? ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि वन्य एवं वन्य प्राणी जो है विषय को समवर्ती सूची में रखा गया था, वो कब रखा गया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 35वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 24वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 40वें संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो वन्य एवं वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में रखा गया था। और ये कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है। तो 1976 में जो है वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और इसी 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि लघु संविधान संशोधन जो किसे कहते हैं वो 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। और इसमें जो है वो टोटल 5 चीजों को जो है, ये भी आपको याद रखना है कि टोटल 5 चीजों को जो है वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और वो 5 चीजें जो है वो कौन कौन सी है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि 5 चीजें जो है वो कौन कौन सी है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपको तो ये याद रखना है कि पहला आपका तो ये हो गया कि वन एवं वन्य प्राणी को जो है वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में 1976 में से ये किया गया, समवर्ती सूची में रखा गया। अब आपको जो है वो 5 चीजें याद रखना है। तो दूसरा आपको ये याद रखना है कि दूसरा जो है वो शिक्षा भी पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन 1976 में ये राज्य सूची से समवर्ती सूची में इसको रखा गया। उसके बाद तीसरा आपको ये याद रखना है भार, भार भी जो था वो पहले राज्य सूची का विषय था, उसके बाद इसे समवर्ती सूची में 1976 में किया गया। उसके बाद आपको चौथा याद रखना है मापन, मापन जो है ये भी आपको याद रखना है। माप यानी कि मापन या माप आप कह लीजिए, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये भी पहले जो है वो राज्य सूची का विषय था, बाद में इसे समवर्ती सूची में रखा गया। और पांचवा जो है वो वन, पांचवा जो है वो वन है, ये भी आपको याद रखना है। वन भी जो है वो पहले राज्य सूची का विषय था, बाद में 1976 में इसे जो है ये समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, तो आपके टोटल जो 5 जो राज्य सूची में थे उसे जो है 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसे जो है वो समवर्ती सूची में रखा गया। और ये 5 चीजें कौन कौन सी है? तो पहला आपका वन एवं वन्य प्राणी हो गया, दूसरा आपका जो हो गया वो शिक्षा हो गया, तीसरा आपका भार हो गया, चौथा आपका मापन हो गया और पांचवा आपका वन हो गया। तो ये आप याद रखिएगा। और 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान संशोधन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 33 का है कि प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बुलंद दरवाजा जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलीगढ़ में, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी मेरठ में या ऑप्शन डी आगरा में। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फतेहपुर सीकरी में जो है, यानी कि ये आगरा से जो है वो 43 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सीकरी, ये भी आपको याद रखिएगा। तो यहाँ जो है, यहाँ पे जो है वो फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर ने बुलंद दरवाजा जो है वो बनाया था। और ये कब बनाया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था। तो अगर आपसे पूछे निर्माण जो है वो बुलंद दरवाजा का कब हुआ था, तो 1602 में जो है इसका निर्माण हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि 1602 ईस्वी में जो है इसका निर्माण हुआ था। और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो है ये किस लिए बनवाया गया था, तो जब इन्होंने गुजरात में, जो अकबर जो है वो गुजरात में जो है इस पे विजय किया था, जब गुजरात में जो है इसकी जीत हुई थी, तो उसी जीत की खुशी में जो है ये बुलंद दरवाजा का जो है वो निर्माण करवाया था। और ये फतेहपुर सीकरी में करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी कानपुर, या ऑप्शन डी मेरठ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। खरवार नामक जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जो है वो निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। यानी कि आपके ऑप्शन के ए कह रहा है कि खरवार जनजाति की आर्थिक स्थिति जो थी वो अत्यंत खराब थी, लेकिन आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि कथन जो है वो असत्य है, ठीक है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि खरवार जनजाति के पुरुष जो है वो धोती, मांडी तथा स्त्रियां जो है वो साड़ी पहनती थी। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि खरवार जनजाति के लोग पूर्णतः मांसाहारी होते थे। या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि खरवार जनजाति की भाषा तथा बोली पर स्थानीय का प्रभाव दिखाई देता था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो असत्य है वो ऑप्शन सी है, यानी कि खरवार जनजाति के लोग जो है वो पूर्णतः मांसाहारी होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। खरवार जनजाति की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब नहीं थी, कुछ जो इस जनजाति थी वो खराब भी थी, अच्छी भी थी, मतलब ये मिक्सअप था, अत्यंत खराब नहीं थी। और यहाँ के जो है पुरुष जो है वो धोती पहनते थे, और जो स्त्रियां थी वो साड़ी पहनती थी। ये भी आपको याद रखना, और ऑप्शन डी भी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्न में से किस दैनिक पत्र का प्रकाशन उत्तर प्रदेश से नहीं होता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से किस पत्र का प्रकाशन नहीं होता है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रभात खबर, ऑप्शन बी अमृत प्रभात, ऑप्शन सी स्वतंत्र भारत, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय सहारा। सो गाइस प्रभात खबर का जो है वो दैनिक पत्र का प्रकाशन, प्रभात खबर जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। तो कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है प्रभात खबर का प्रकाशन जो है वो बिहार में होता है, ये भी आपको याद रखना है कि बिहार में होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ जो है इसका प्रकाशन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जो है वो प्रभात खबर का ये जो है ये आपको ये याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में जो है इसका प्रकाशन होता है, ठीक है। तो 3 जगह जो है इसका प्रकाशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। तो कौन सा अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ऑप्शन बी रानीपुर अभ्यारण्य, ऑप्शन सी नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, या ऑप्शन डी किशनपुर अभ्यारण्य। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है वो उन्नाव जिले में है उत्तर प्रदेश के। और यहाँ से जो है आपको 2-3 फैक्ट जो है इसके बारे में आपको नोट कर लेना है। तो सबसे पहले फैक्ट की बात करें तो 250 से अधिक प्रजातियां जो है वो पक्षी की यहाँ पाई जाती है, यानी कि 250 से भी अधिक प्रजातियां जो है वो पक्षी के, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा जो है इसको ये याद रखना है कि इसका निर्माण जो है वो कब हुआ था, तो इसका निर्माण जो है 1984 में जो है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का जो है निर्माण हुआ था, वो 1984 में हुआ। और तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये कानपुर और लखनऊ के राजमार्ग पे स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कानपुर और लखनऊ के राजमार्ग पे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कानपुर और लखनऊ। और यहाँ 200 से भी अधिक प्रजातियां है, ये भी आपको याद रखना है, 200 से क्या 250 से अधिक प्रजातियां है, और कानपुर लखनऊ के राजमार्ग पे, और इसका स्थापना हुआ था 1984 में। और ये कहाँ है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है वो उन्नाव जिले में है उत्तर प्रदेश के, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 का है कि महावीर स्वामी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आपके ऑप्शन है मिर्जापुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी ललितपुर, या ऑप्शन डी अलीगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर
आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो है वो ललितपुर में है और इसकी स्थापना जो हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी का स्थापना कब हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1977 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1977 में जो है वो महावीर स्वामी की स्थापना हुई थी, महावीर स्वामी अभ्यारण्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि कौन सी मिट्टी दक्षिण के पठारी भाग में नहीं मिलती है। ठीक है, तो बताइए कि उत्तर प्रदेश कौन सी मिट्टी जो है वो दक्षिण के पठारी भाग में नहीं मिलती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्ट, ऑप्शन बी भोंटा, ऑप्शन सी पराव या ऑप्शन डी भूल। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण के पठारी भाग में जो नहीं मिलती है वो भूल मिट्टी नहीं मिलती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्न में से वाराणसी के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो कौन से व्यक्ति है जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्री उमा शंकर दीक्षित, ऑप्शन बी कमला दास, ऑप्शन सी श्री लक्ष्मीकांत या ऑप्शन डी पंडित रामाशंकर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। श्री उमा शंकर दीक्षित को जो है वो वाराणसी के जो है ये व्यक्ति है, इन्हें पद्म विभूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था। और इसके बारे में जो है 2-3 फैक्ट ये जो है यूपी के जो है राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया है, यानी कि यूपी के जो है वो राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया है। और दूसरा आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के में काम किया। तो ये भी आपको याद रखना है कि दूसरा है, पहला यूपी और दूसरा वेस्ट बंगाल, दोनों को जो है दोनों में जो है इन्होंने राज्यपाल के रूप में जो है यह काम किया है, पंडित उमा शंकर। और इन्हें जो है 1977 में जो है वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि पद्म विभूषण से सम्मानित कब किया गया था, तो 1977 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। इस क्वेश्चन नंबर 41 हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ यानी कि गोविंद सागर परियोजना जो है इसका दूसरा नाम जो है वो कौन सी परियोजना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिहंद बांध परियोजना, ऑप्शन बी शारदा सहायक परियोजना, ऑप्शन सी राजघाट बांध परियोजना या ऑप्शन डी गंडक परियोजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रिहंद बांध परियोजना को जो है वो गोविंद सागर परियोजना का दूसरा नाम जो है वो रिहंद बांध परियोजना है। और यह जो परियोजना है यह यूपी और मध्य प्रदेश के में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है कि रिहंद बांध परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जो है वो कौन सा बांध है। तो ये भी याद रखना है कि रिहंद बांध परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और इसे जो है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि रानीपुर अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो रानीपुर अभ्यारण्य जो है वो किस जिले में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेरठ जिले में, ऑप्शन बी उन्नाव जिले में, ऑप्शन सी बहराइच जिले में या ऑप्शन डी इलाहाबाद जिले में। अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उन्नाव जिले में जो है वो रानीपुर अभ्यारण्य है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तो यमुना नदी के किनारे पर कौन कौन सा जो है नगर है उत्तर प्रदेश का। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेरठ, सहारनपुर, अयोध्या, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि मथुरा, आगरा और इटावा, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि मुजफ्फरनगर, बरेली, खुर्जा, ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि लखनऊ, बनारस और जौनपुर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मथुरा, आगरा और इटावा जो है वो उत्तर प्रदेश के नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है। सिर्फ ये 3 नहीं, और भी है जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और जो है उसका नाम आपको ये याद रखना है, दिल्ली। दिल्ली भी जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि नोएडा जो है ये भी आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है कि आपसे अगर पूछे नोएडा भी जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद आगरा भी है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है आगरा। उसके बाद इलाहाबाद भी जो है वो यमुना नदी के किनारे, ये भी याद रखना है। इलाहाबाद क्या किस नदी के किनारे। तो इलाहाबाद जो है वो यमुना नदी के किनारे। उसके बाद हमीरपुर भी जो है वो यमुना नदी के किनारे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं सारा लिख दी हूँ। यहाँ पे अगर यमुना नदी के किनारे अगर पूरा को देखें तो सबसे पहले आपका मथुरा, आगरा, इटावा, उसके बाद अगर बात करें दिल्ली,
दिल्ली, नोएडा, आगरा, इलाहाबाद और हमीरपुर। ये सारे जो नगर है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे कह रहा है 44 हमसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी जो है वो सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी कौन सी है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए बघेलखंड, ऑप्शन बी सोनाकार, ऑप्शन सी कैमूर या ऑप्शन डी विंध्याचल। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सोनाकार सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी जो दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी है वो सोनाकार है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई जो है वो कितनी है। ठीक है, तो रामगंगा की लंबाई कितनी है, तो आपके ऑप्शन है 896 किलोमीटर, ऑप्शन बी 900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 765 किलोमीटर या ऑप्शन डी 596 किलोमीटर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 596 किलोमीटर जो है वो रामगंगा की लंबाई है, ये आपको याद रखना। और ये उत्तराखंड के जो है वो कहाँ से निकलती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से जो है ये निकलती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये गलती हो गया यहाँ पे। आपको याद रखना है कि ये उत्तराखंड के ये उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से, ठीक है, उत्तराखंड के ये गढ़वाल जिले से निकलती है ये रामगंगा जो है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद ये कहाँ मिल जाती है, तो ये गंगा नदी में मिल जाती है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये गंगा नदी में मिल जाती है, यानी कि ये रामगंगा जो है ये उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से निकलती है और फिर जाकर गंगा में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 2 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश का जिला पंचायत का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि गंगा के ऊपरी मैदानी भाग की जलवायु कैसी है। ठीक है, तो गंगा के ऊपरी मैदान की जलवायु जो है वो कैसी है, तो आपके ऑप्शन है शुष्क, ऑप्शन बी गर्म, ऑप्शन सी गर्म और आर्द्र, ऑप्शन सी आर्द्र। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गंगा के ऊपरी मैदान भाग की जो जलवायु है वो गर्म है और आर्द्र है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि गंगा नदी के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में समुद्र तल की जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है, तो आपके ऑप्शन है 80 से 100 मीटर, ऑप्शन बी 90 से 100 मीटर, ऑप्शन सी 70 से 90 मीटर या ऑप्शन डी 80 से 95 मीटर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गंगा के पूर्वी मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 80 से 100 मीटर है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आपके ऑप्शन है नौटंकी, ऑप्शन बी चौचरी, ऑप्शन सी चौरसिया या ऑप्शन डी कर्मा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं मिर्जापुर जिले के साथ साथ ये जो है सोनभद्र जिले में भी जो है वो आदिवासियों के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों राज्य आप याद रखिएगा, कहीं पे मिर्जापुर कहीं पे सोनभद्र भी है। तो दोनों राज्य याद रखिएगा कि मिर्जापुर जिले में भी और सोनभद्र जिले में भी ये आदिवासियों का नृत्य होता है। लेकिन कौन सा नृत्य होता है ये आपको याद रखना है, तो कर्मा नृत्य होता है। ठीक है, तो कर्मा नृत्य जो होता है वो मिर्जापुर जिले में स्थित होता है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्न में से किसने सितार का आविष्कार किसने किया था। तो सितार का आविष्कार जो है वो किसने किया था, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सितार का आविष्कार जो है वो किसने किया था। तो आपके ऑप्शन है शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अमीर खुसरो जो है वो सितार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि घाटों और मंदिरों की नगरी के नाम उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। तो घाटों और नगरी के नाम से जो है वो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है वो प्रसिद्ध है। तो आपके ऑप्शन है गोरखपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी इलाहाबाद या ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। घाटों और मंदिरों की नगरी के नाम से जो प्रसिद्ध है वो वाराणसी है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ प्रदेश के किस नगर के निकट स्थित है। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि बौद्धों का जो प्रसिद्ध सारनाथ है जो प्रदेश है वो किस नगर के स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी फैजाबाद या ऑप्शन डी प्रयागराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वाराणसी जो है वो बौद्ध का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो सारनाथ के है वो किस नगर में है, तो वाराणसी नगर में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के नगरों में से कैंची व खेल के सामान के निर्माण का कार्य कौन सा नगर आगे है, यानी कि कैंची व खेल के सामान के निर्माण के कार्य में कौन सा नगर जो है वो आगे है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी मेरठ। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मेरठ जो है वो कैंची व खेल के सामान के निर्माण के कार्य में जो है वो मेरठ जो है वो सबसे आगे है और इसी में जो है मेरठ जो है यह क्षेत्र उद्योग में सबसे आगे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि संगमरमर के सामान के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो प्रसिद्ध है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी आगरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संगमरमर के सामान के लिए जो प्रसिद्ध है वो मिर्जापुर है और मिर्जापुर के अलावा एक और है सोनभद्र जिला, ये भी जो है वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सोनभद्र जिला भी जो उत्तर प्रदेश का है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मिर्जापुर। और मिर्जापुर जो है वो संगमरमर के सामान के लिए जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आगरा है, जो कि ये रॉन्ग है। बहुत लोगों को लगता है कि आगरा जो है वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध होगा, लेकिन नहीं, ऐसा रॉन्ग है। आगरा जो है वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध जो है वो मिर्जापुर है। और मिर्जापुर के साथ साथ सोनभद्र भी है। तो दोनों अगर ऑप्शन में तो दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई एक हो तो कोई एक आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मिर्जापुर और सोनभद्र ये दोनों जिला आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी पीलीभीत, ऑप्शन सी बरेली या ऑप्शन डी झांसी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो है वो झांसी में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला आंवले का कौन सा जिला है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी सुल्तानपुर, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ या ऑप्शन डी रायबरेली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रतापगढ़ जो है वो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो ऑप्शन डी सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना या ऑप्शन डी सरयू। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो मिर्जापुर जो है उत्तर प्रदेश का वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य जो है वो कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नौटंकी, ऑप्शन बी छपेली, ऑप्शन सी चौड़पुर या ऑप्शन डी कर्मा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है वो नौटंकी है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौटंकी के साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा, रासलीला। रासलीला भी जो है लोक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का है, ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है रासलीला। तो नौटंकी और रासलीला जो है वो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाने वाली कौन का ये है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जलोढ़ दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी लाल दोमट, ऑप्शन सी बुलई दोमट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी को जो है वो दो भाग है इसका, ये याद रखिएगा। तो जलोढ़ मिट्टी का जो दो भाग है वो कौन कौन सा है।
तो पहला है खादर, ठीक है। पहला जो है वो खादर मिट्टी जो है ये है, आपको याद रखना है। और दूसरा जो है आपका वो है बांगर, ठीक है। तो खादर और बांगर जो है वो जलोढ़ मिट्टी का जो भाग है, ये आपको ध्यान रखना है कि खादर और बांगर जो है वो किसका भाग है, तो जलोढ़ मिट्टी का भाग है। आपको दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, खादर जो है वो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो खादर आपकी क्या कहलाती है, तो खादर जो है वो नवीनतम, खादर जो है वो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और बांगर जो है वो आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा भी जाता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, या फिर आपसे पूछा जाता है कि जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसे क्या कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है वो बांगर कहते हैं, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम खादर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको ये चीज याद रखना कि ये जो मिट्टी है ये किसके द्वारा लाई जाती है, तो सर ये आपको याद रखना कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो है इस मिट्टी को लाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि गंगा और उसकी जो जितनी भी सहायक नदी है गंगा की, ये जो है इसके द्वारा जो है ये मिट्टी को लाया जाता है। और जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी कि जो खादर मिट्टी होती है, वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। तो खादर मिट्टी जो है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और खादर मिट्टी जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है कि अगर पूछे कि जो खादर मिट्टी है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये सबसे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा ये जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो है ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा ये याद रखना है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है। और जो नई मिट्टी बनती है वो खादर मिट्टी कहलाती है, और जो पुरानी मिट्टी बनती है ये बांगर कहलाती है। और भारत में अगर टोटल देखा जाए तो 60% से अधिक क्षेत्रफल में जो है ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जलोढ़ मिट्टी से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य जो है वो गुजरात के डांडिया नृत्य के जैसा है, ठीक है। तो गुजरात के डांडिया नृत्य के जैसा जो है वो कौन सा लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाई डांडा, ऑप्शन बी जागरा नृत्य, ऑप्शन सी सायना नृत्य, या ऑप्शन डी कर्मा नृत्य। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पाई डांडा नृत्य जो है वो गुजरात के डांडिया के नृत्य के जैसा है। और ये जो है ये बुंदेलखंड के, ये एक पॉइंट इसका ये भी याद रखिएगा कि ये जो है ये बुंदेलखंड के, बुंदेल ये जो है बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा जो ये नृत्य होता है, ये भी अहीरों के द्वारा इस नृत्य की प्रस्तुति होती है, ये भी आपको याद रखना है, अहीरों के द्वारा, ठीक है। तो बुंदेलखंड के अहीरों के द्वारा जो है इसका नृत्य होता है। और जो है गुजरात के डांडिया नृत्य के जैसा जो है वो पाई डांडा नृत्य है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो आपको जो है ये सेशन कैसा लगा। एंड मैं ये चीज बोलूंगी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था गाइस, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। तो आपको ये जो है ये नहीं करना है, इसको स्किप नहीं करना है, पूरा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो मैं बार बार यही चीज बोल रही हूँ कि प्लीज इसको जरूर ये करिएगा, ठीक है। होपफुली गाइस आप लोगों को ये सेशन पसंद आया, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।